अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। डेली एक नया अंदाज़, एक नई बात, एक नई सुबह, एक नया आगाज़, और कोशिश यही करती हूँ कि डेली आपसे एक नए गेस्ट की मुलाकात करवाई जाए, आपसे डिस्कस हो, एक अच्छे और मुनफरिद टॉपिक पे हो बात। इसीलिए हमने आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास रखा है। जहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ हम बात करते हैं पाक चाइना दोस्ती की, वहीं पर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पाक चाइना दोस्ती की बात आती है तो सी पैक भी हमारे सामने आ जाता है। पाक चाइना दोस्ती की बात आती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है। पाक चाइना की दोस्ती आ जाती है तो जनाब बहुत सी हमारी ऐसी प्रोडक्ट आ जाती हैं जो कि चाइना में भी और चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कीमती तस्वुर की जाती हैं। अब इन सब को आपस में जोड़ने, मिलवाने, पाकिस्तान तक लाने के लिए एम्बेसडर्स होते हैं। वो एम्बेसडर्स जो कि एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी आपके और मेरे दरमियान में ये प्रोग्राम एक ऐसा ब्रिज है जिसके थ्रू मैं आप तक अपनी आवाज़, अपना अंदाज़ और अपने गेस्ट और उनकी बात पहुंचाती हूं। ऐसे ही एम्बेसडर्स होते हैं जो कि चाइना की आवाज़ बन के पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान की दोस्ती जो है चाइना के थ्रू जो है निभाते हैं। चाइना आपको पता है कि हमेशा से हमारे दोस्त ममालिक में रहा है, हमेशा से हमारी मदद के लिए आगे रहा है और हर मुश्किल दौर में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है। इसीलिए जब सी पैक को स्टार्ट किया गया तो बहुत से ममालिक ऐसे थे जिनको ये चीज़ नागवार गुजरी, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान से गुजरते हुए ये तमाम रास्ते जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है वो इतना ज़्यादा सी पैक से अप हो जाएगा और पाकिस्तान को इससे इतना फ़ायदा होगा कि दूसरे ममालिक को शायद ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन चाइना ने अपने कुछ एम्बेसडर्स जो है वो पाकिस्तान भेजे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मदद के लिए। गवर्नमेंट ऑफ चाइना से ऑनरी एम्बेसडर हमारे पास हैं आज, जिन्हें हमने बुलाया है, जो कि सिल्क रूट के प्रोजेक्ट को जो देख रहे हैं, ये प्लानिंग क्या है, किस तरीके से इसको हेड करते हैं, साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेस और इस सब चीज़ों को भी देख रहे हैं। चाइना में बहुत अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस भी चला रहे हैं, आप इन्हें बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, साथ ही साथ जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी जो है वो चाइना में काम कर रहे हैं और अभी इन प्रोसेस जो है वो काम कर रहे हैं सिल्क रूट प्रोजेक्ट पे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अब इनसे ही पूछते हैं कि ये काम कैसे चल रहा है, किस तरह से है, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती हूँ। हमारे साथ हैं ऑनरी एम्बेसडर आमिर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? आमिर साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में और ये हमारे लिए ऑनर की बात है। ज़रा हम बात कर लें कुछ पाक चाइना दोस्ती पे। आप चाइना से आए हैं यहाँ पर और चाइना और पाकिस्तान का एक ज़ाहिर है कि ब्रिज है, तो ये आप क्या काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इससे पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट मिल रही है और कौन सी हमारी ऐसी प्रोडक्ट है या ऐसे रूट्स हैं जिनको चाइना जो है वो टेक ओवर भी कर रहा है और क्लियरेंस भी दे रहा है और साथ ही साथ ये चाह भी रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो मज़ीद यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए जाएं। उस हवाले से बात कर लें। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसे करूँगा कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का जो OBORI प्रोजेक्ट है, एक्चुअली इट इज़ अ सिल्क रूट प्लानिंग प्रोजेक्ट जिसमें चाइना ने ओल्ड सिल्क रूट्स को और उसके बाद इसको सी रूट से ज्वाइन करके तकरीबन दुनिया के 68 डेस्टिनेशंस कंट्रीज़ को आपस में इंटरलिंक किया है। बिल्कुल ठीक। जिसका मेनली मकसद ये है कि इन इलाकों की इकॉनमी को बेहतर किया जाए, ट्रेड रूट्स बढ़ाई जाएँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाएँ और गुर्बत को दूर किया जाए। बिल्कुल ठीक। ये प्रोजेक्ट एक और सी पैक इसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सी पैक इज़ ओनली बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, बट एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बहुत सारे मुल्कों को आपस में इंगेज करता है, उनको जोड़ता है, उनको आपस में मिलाता है और उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली जो लोअर लेवल पे लोगों तक पहुंचेंगे, जैसे कि गुर्बत के जो नौकरियां मिलेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, गुर्बत ख़त्म होगी। हाँ। जैसा कि चाइना ने सबसे पहले अपने मुल्क में किया है, उन्होंने ये करके दिखाया आपको और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को ये आइडिया दिया है। बड़ी-बड़ी हर बेशुमार और दुनिया में चाइना की चीज़ें जाती हैं। देखिए एक बात कही जाती है कि आपने जिस इलाके को डेवलप करना है सबसे पहले वहाँ पे रोड और रेल का लिंक बना दें। एग्जैक्टली। अगर आपके रोड और रेल का लिंक बन गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस इलाके को पूरी दुनिया से इन कांटेक्ट कर दिया है, फिर बाकी की डेवलपमेंट वहीं पे होनी है। बिल्कुल ठीक है। और उसी से ही आगे बढ़नी है। अब ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ऑफ कोर्स सबसे पहले चाइना ने अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस को
उसमें इंगेज किया है। और वेस्टर्न प्रोविंसेस जो कि उनकी आबादी का ऑलमोस्ट शायद कोई सिर्फ 30% है, लेकिन उनकी लैंड साइड जो है वो शायद 70% से भी ज़्यादा है। सही। तो चाइना अपनी इकोनॉमी जो कि सबसे ज़्यादा उनकी ग्रो कर रही थी उनके ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, उनको अब वेस्टर्न साइड पे और सेंट्रल चाइना में मूव करेगा, और वहीं से अपॉर्चुनिटी निकलती है पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे मुल्कों के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए। हम इसको कभी भी सी पैक को एक नैरो एंगल से मत देखें। सी पैक इज अ वेरी वाइडर एंगल, बिल्कुल पॉजिटिव है। और इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल होंगे। जब हम उन्हें, जैसे कभी रिसेंटली एक हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि ताजिकिस्तान कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गवादर। व्हाई? बिकॉज इट इज़ वेरी नियर। ताजिकिस्तान को जितना रूट सबसे नियरेस्ट गवादर का रहता है। बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने भी इस पे एक आर्टिकल चंद दिन पहले लिखा था, और उसके बाद ये अल्लाह ताला ने एक इत्तेफाक से ऐसी स्टेटमेंट आई कि जो मेरी उस आइडिया को सपोर्ट करती थी कि ये, और इट इज़ नॉट ओनली विद ताजिकिस्तान। जैसे अभी आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उज़्बेकिस्तान गए, उन्होंने वहाँ जाके बहुत सारे बायोलैटरल कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो पिक्चर पे आ रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो MOU होते हैं, और कुछ होते हैं जो अंडर निगोसिएशन होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि जो आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं और जिनको सही तरीके से रूट नहीं मिल रहा। इट इज़ नॉट ओनली सी पैक, इट्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। आप इन तमाम ममालिक को अगर गवादर पे एक्सेस दे देते हैं तो आप इनसे ट्रांजिट ट्रेड में इतने पैसे कमा सकते हैं जिससे आपके बजट डेफिसिट जो कि हर साल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा, बिल्कुल ऐसे नैरो नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे प्लस में ले जाना शुरू कर देंगे। देयर आर मैनी फिगर्स। हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास बहुत सी फिगर्स हैं कि वो किस तरीके से आपस में बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। सही। और फिर इसमें आज भी आप तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप उनको मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। चाइना ने अपने तौर पे सेंट्रल एशिया से बहुत सी गैस पाइपलाइंस और पेट्रोल पाइपलाइंस और उनका जो एग्रीमेंट है विद रशिया, इट इज़ फॉर $400 बिलियन फॉर कमिंग नेक्स्ट 30 years, एंड दैट इज़ टोटली बेस्ड फॉर द एनर्जी। जो उनकी एनर्जी की ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए वो वहाँ से इसको चाइना ने तो हर मुमकिन कोशिश की है पाकिस्तान के लिए सपोर्टिव हैंड बनने की, और बना भी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, या अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, हम जो है वो तारीख को उठा के देख लें, जब भी किसी मुल्क की बात होती है तो कोई भी मुल्क अपने मुल्क पे एक्सेस नहीं देता किसी भी दूसरे ममालिक को इस तरह से, जिस तरह चाइना और ये सी पैक और ये दूसरे ममालिक जो है वो दरमियान से गुजरने के रास्ते या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इससे पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होगी और दूसरे ममालिक तक जो है वो इसकी पजीराई भी होगी। बट क्या आप ये समझते हैं एज ठीक है कि आप इस पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आप यहाँ गवर्नमेंट तक जो है वो ये बात पहुँचाना चाहते हैं, बीच में हर्डल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको कब तक जो है वो प्रॉपर तरीके से आप स्टार्ट कर पाएंगे, और इसमें बीच में कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना रख रहा है, जो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान की तरफ से हैं चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये ज़रा थोड़ा सा एक बड़ा ही मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सी चीज़ों का। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, तो उस हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन बट आई विल रिप्लाई यू पार्शली। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि हम जब चाइनीज़ हमसे पूछते हैं कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज में पूछते हैं नीजनालीदा, यू आर फ्रॉम वेयर, हम कहते हैं वो पाकिस्तान दा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक। सबसे पहला लफ्ज़ जो उनके चेयरमैन शी जिनपिंग ने 2014 में पाकिस्तान में आके बोला था वो ये था कि ठेका मन, हम फौलादी भाई हैं, हम आयरन ब्रदर्स हैं। तो वो हमें अब बुलाते हैं पाकिस्तानी के नाम से नहीं बल्कि फौलादी भाई के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, आयरन ब्रदर्स। और चाइनीज़ में एक सेइंग है, वो कहते हैं कि जब आपने किसी की मदद करनी है ना तो डोंट कैच अ फिश फॉर हिम, टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश। राइट। तो चाइना एज एन एल्डर ब्रदर वो हमें इकोनॉमी में, कल्चर में, एग्रीकल्चर में, डिफरेंट एरियाज़ में जो हेल्प करना चाह रहा है वो ये हेल्प करना चाह रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ में कैसे आ सकते हैं। अच्छा, चाइना हमारी हेल्प करना चाह रहा है या हमसे सीखना भी चाह रहा है?
राइट नाउ तो जी वो हमारी हेल्प करना चाह रहा है, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट्स, उन पे जो मेहनत की गई है, जो उनके बजट्स हैं, जो उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, तो आई डोंट फील दैट दे कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बट इफ़ वी बीइंग ऑनेस्ट, हम आयरन ब्रदर्स की बात करते हैं, पाकिस्तानी आपको पता है कि बहुत ही जफाकश कौम है, इतनी मेहनती लोग हैं कि यहीं के लोग जो है वो बाहर जाकर जो है वो इतनी मेहनत से काम करते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अब चाइना को ज़ाहिरी बात है कि उनको पता है कि यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस है। ये जो पाकिस्तान है अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, जिसमें मादनियात का ख़जाना है, जिसमें हीरे जवाहरात का ख़जाना है, जिसमें जो है हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ज़रई ज़मीन है, हर चीज़ से अल्लाह ने माला माल किया है पाकिस्तान को। तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा उसमें रहती हैं कि पाकिस्तान में इतना सब कुछ कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स जो है वो अभी तक उनको नहीं मिले। जब तक वो यहाँ ऐड ऑन होकर अपने रास्ते जो है वो क्लियर नहीं कर लेते या बता नहीं देते, जाहिर है बंदा किसी को फ़ायदा क्यों देता है जब तक उसका अपना फ़ायदा ना हो। ऐसा तो दुनिया में कभी हुआ नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि या चाइना से हम फ़ायदा हासिल करके चाइना का जो फ़ायदा करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा या हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा? इसमें बड़े लॉयल होकर जवाब दीजिएगा मुझे। कौमों के जो इंटरेस्ट होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। कौमों के इंटरेस्ट कभी भी पर्सनल नहीं होते। आप उनमें पर्सनल रिलेशंस को कैटर नहीं कर सकते। कौमों के जो विजन होते हैं वो आइडियोलॉजी पे होते हैं और ये आपस में एक उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। सही। अब हमने ये सोचना है कि हमने चाइना से क्या क्या सीखना है या चाइना हमें क्या सिखाएगा। आपने कहा जी पाकिस्तानी बड़ी मेहनती कौम है। बिल्कुल। मैं इस चीज़ को पार्शली एग्री करता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को ये देखा है कि वो कहते हैं जी चाइनीज़ अपनी लेबर लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। वो अपनी लेबर क्यों लेके आ रहे हैं? उनकी कंपनियाँ स्टेट ओन्ड हैं, लेकिन कोई भी कंट्री जब फिजिबिलिटी बनाता है तो उसमें वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता है कि वो किस कौमियत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा जी। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे उन्हें स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। अगर स्किल्ड लेबर यहाँ पे मिल रही हो, जो कि फेज़ 2 जो सी पैक है उसकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जी यहाँ पे स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। और स्किल्ड लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास स्किल्ड टेक्नीशियन हो, आपके पास ड्राइवर्स हों, आपके पास स्किल्ड कारपेंटर्स हों, इस सब के अलावा उनमें एक प्रोफेशनलिज्म हो। वो प्रोफेशनलिज्म ये है कि अगर काम का टाइम है तो उस वक्त सिर्फ काम होता है। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि फ्रॉम जी मैं आई एम लेट फॉर माई ऑफिस ड्यू टू दैट रीजन I'm absent today because अब चाइना वहाँ से जो लेबर लेके आ रहा है, जो कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक एक लेबर क्लास उन्हें $1200 में कॉस्ट करती है। Why not he get a labor from पाकिस्तान जो यहाँ पे $150 में बड़े आराम से उन्हें मिल सकती है, बिल्कुल इजीली मिल सकते हैं। एट द मोस्ट $200 में मिल सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं ले पा रहा? उसकी वजह ये है कि हमने उनको प्रॉपरली स्किल्ड लेबर नहीं दी। अब रिसेंटली ऐसे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट इस बारे में बड़ी सीरियस हो रही है कि वो ऐसी चीज़ों, ऐसे इदारों को बनाए, ऐसी चीज़ें सामने लेके आए जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हों कि हमने स्किल्ड लेबर कैसे चाइना को देनी है, जो कि और कोई भी मुल्क देखे ये इकोनॉमी है। अब चाइना को जो स्किल्ड लेबर देनी है वो उन्हीं से सीख कर जो है वो देनी है। देखें आपके पास यहाँ पे है इंस्टीट्यूट, टेफ्टा भी है, एक नेफ्टा है, एक कुछ और भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से इंस्टीट्यूट है। लेकिन क्या अब पूरी दुनिया में एक जो लेबर जाती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, मैं आपको उनका एक क्राइटेरिया बता देता हूँ कि एक ड्राइवर है तो वो एक ड्राइवर की पोस्ट के लिए जाता है तो ही डोंट हैव ओनली लाइसेंस, बल्कि उसके पास एक सर्टिफिकेट भी होता है कि जनाब आई हैव learn this driving from this institute for this period और मुझे ये एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह एक पीएन है, उस पीएन के पास एक स्वीपर है, उस स्वीपर के पास हर एक के पास एक छोटा सर्टिफिकेट होता है कि मैंने ये टेक्निकल एजुकेशन फलां इंस्टीट्यूट से ली है, मैंने वहाँ पे इतनी देर इसको पढ़ा है और उसके बाद मैं काम करने आया हूँ। आप समझते हैं पाकिस्तान में इसी कमी है? हाँ जी, हमारे पास इस चीज़ की बहुत कमी है। हम लेबर को हम कहीं से भी सीख कर जो है वो कहते हैं कि हम कहते हैं जी कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, दैट्स ओके, लेकिन क्या उस 10 year में तुम उस मयार पे पहुँचे हो?
जहाँ पे तुम्हें पहुँचना चाहिए था। ऐसा मेहनती होना एक और बात है, लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं कि जब आप अपने काम के साथ बिल्कुल सिंसियर है, आपको ये पता है कि आंधी आ जाए तूफान आ जाए, मुझे अपने काम पे पहुँचना है, मेरी खाला बीमार नहीं होगी, मेरा ताया कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे अपने काम से गर्ज है। और ये है प्रोफेशनलिज्म। और दूसरी चीज़ है कि आपको उस काम का आना। हमने अभी तक जो यहाँ पे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी इस कदर कमी है कि हम आज तक, आपसे मैं एक बात करता हूँ कि आपको अगर एक ढंग का कारपेंटर, एक ढंग का कार मैकेनिक ढूंढना पड़ जाए तो आपको एक मुसीबत हो जाती है कि यार मुझे एक ढंग का कार मैकेनिक नहीं मिल रहा जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो चीज़ें खाली ये नहीं है कि मेहनती होना, मेहनती है, बट वेयर इज़ आवर डायरेक्शन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। और ये बात भी ठीक है कि अगर वो अपनी लेबर ला के यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर या लोगों को सिखाते हैं या लोग यहाँ से सीखते हैं, तो चलें एक बेनिफिट जो है यहाँ की लेबर को हो जाता है कि वो उनसे जो है तमाम स्किल्स जो है वो बाय कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि यहाँ पर आप एकदम से इतने इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, जहाँ से हम इलेक्ट्रिशियन दें, जहाँ से हम प्लम्बर्स दें, जहाँ से हम इतने जो है वो और यूज कोई जो है मकैनिक निकालें और फिर उनको जो है वो एक सर्टिफिकेट भी दें। कुछ जगह पर मौजूद है, वही आप वाली बात, लेकिन कुछ जगह पर नहीं है। इस हवाले से आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो है वो क्या बात हुई? इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपको क्या श्योरिटी दी? क्या आप नए ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं कि हम अपनी लेबर को स्ट्रॉन्ग कर सकें? क्योंकि सिर्फ चाइना के ही लेबर को स्ट्रॉन्ग करके या यहाँ पे काम करके तो हमारा फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा तो तब है जब हमारी लेबर स्ट्रॉन्ग होके जो है वो चाइना के लिए काम करे और अपने मुल्क में काम करें, तब हमारे मुल्क के पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। तो आप क्या कहते हैं कि इस पर क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? जी, मुझे गवर्नमेंट ऑफ चाइना का तो एक ब्रीच हूँ, लेकिन बेसिकली तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का तो एक ब्रीच हूँ, लेकिन बेसिकली तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से अब गवर्नमेंट ऑफ चाइना बहुत सारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे पाकिस्तान में अपने ब्रांच जो है वो खोलने की परमिशन दे रही हैं और उनको पाकिस्तान में लेके आ रही हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आनी शुरू हो चुकी हैं, और जिनको ख़ास तौर पे चाइना गवर्नमेंट मोटिवेट करके ये पाकिस्तान में भेज रही है कि आपने यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं जहाँ पे आप ऐसी लेबर, ऐसे लोग, देखिए एक इंजीनियर इज़ अ लेबर ऑल्सो, वी कैन नॉट से अ डॉक्टर इज़ ऑल्सो अ लेबर, बट ही हैव हिज क्लास। सो जहाँ पे आपको उस तरह के लोग प्रोड्यूस करके देने हैं, और ये सारे आपको ओवरनाइट नहीं चाहिए। जैसे हमारा जो सेकंड फेज़ है पाकिस्तान का, सेकंड फेज़ में हमें सेकंड फेज़ है सीपैक का, सॉरी, इसमें हमें बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में मूव होगी, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, जेवीज़ होंगी, ख़ास तौर पे इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं इस चीज़ को, आपकी बात को थोड़ा सा वाइडर कर दूं कि अगर हम सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन सीपैक के हवाले से सोच रहे हैं तो वी आर थिंकिंग वेरी लिमिटेड। हम जो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेबर जो है वो हमारे मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे, अगर वो ज़्यादा ट्रेंड होंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं, और वो पाकिस्तान और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो वही मेरी बात आपके से दोबारा से मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगी कि इस हवाले से आपकी क्या बात हुई? क्या ऐसे इंस्टीट्यूशन जल्द आ रहे हैं? कितने साल लग जाएंगे? कितना टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों को जो है वो मैनेज करने में? कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे भेज चुकी हैं, वो यहाँ पे बात कर रही हैं लोकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ। जीवी की बात हो रही है, फिर उसमें ये बात हो रही है कि हम किस तरीके से चाइनीज़, नॉट ओनली टेक्निकल एजुकेशन के चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाए जाएँ ताकि उन्हें लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करें, जो ऑनर और जो उसके वर्कर के दरमियान। और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं, वो कहती हैं कि आप
चाइना में आए, हम आपको वहाँ पे मास्टर्स के बाद पीएचडी करवाते हैं। बल्कि रिसेंटली मेरी एक यूनिवर्सिटी से बात हुई तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि उन्होंने कहा जी कि हमने 200 पाकिस्तानी लोगों को पीएचडी करवाई है और उसके बाद 90% वो लोग चाइना में रुक गए हैं जहाँ पे उन्हें डिफरेंट जॉब्स मिल गई हैं जो कि बड़ी अट्रैक्टिव जॉब्स मिल गई हैं। तो क्या अब जो है वो चाइना की एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया में कंसिडर की जाएगी? और जिस लेवल पे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जो है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं और लेवल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, वहाँ पे चाइना कैसे स्टैंड करेगा? तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अब आपको इसको बता देता हूँ जी कि चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, छिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना की दिस स्टैंड नंबर 2 इन एशिया एंड स्टैंड नंबर 5 इन द वर्ल्ड, एंड इन टर्म ऑफ आईटी इट्स स्टैंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सो देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, वो बहुत ज़्यादा जो है इतनी वर्ल्ड रिनाउंड हो चुकी हैं। और वो चाइना की वैक्सीन तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे, दूसरे ममालिक की डिग्री क्या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए वो एक आप ये समझें कि वो इनके एक सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं। चाइना की वैक्सीन अगर अमेरिका कबूल कर लेगा तो इसका मतलब है वो अमेरिका चाइना की सुपरमेसी कबूल कर लेगा, तो हाउ इट कम पॉसिबल? ये तो लेकिन उसके साथ साथ आप अगर जाइए, आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जाइए तो चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि यूरोप की यूनिवर्सिटी से बहुत आगे जा चुकी हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बहुत आगे जा चुकी हैं। जैसे मैंने आपको एक ही यूनिवर्सिटी का नाम लिया कि छिंगहुआ स्टैंड नंबर 5 इन द वर्ल्ड, तो इससे ज़्यादा और उनको क्या सक्सेस चाहिए मिल सकती है? नहीं, वो तो हर जगह हर डोमेन में असल में मैं समझती हूँ कि वो सोचते ज़्यादा हैं, करते ज़्यादा हैं, उनका अमल ज़्यादा है, उनका वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। वहाँ पे हर शख्स जो है वो काम में लगा है, हर किसी को जो है वो एक दूसरे की फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास टाइम बहुत फ्री है, आप जो है वो एक दूसरे के लेवल स्टैंडर्ड्स देखने के लिए जो है वो बहुत सारा टाइम है। इन सब लोगों को अगर काम पे लगा दिया जाए ना तो पाकिस्तान जो है वो चाइना से ज़्यादा तरक्की कर सकता है। जी, ऐसी कौम है हमारी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाइनीज़ का ना एक फ़िलासफ़ी है, एज अ नेशन उनकी एक फ़िलासफ़ी है। चाइनीज़ कहते हैं कि वी थिंक फॉर 100 ईयर्स, लेकिन जब हमको काम शुरू करते हैं तो फिर हम स्टेप बैक नहीं करते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उनकी फाउंडेशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी सबसे बड़ी जो हमें चीज़ सीखने वाली है चाइना से, जो ऐसा पाकिस्तानी मैं सारी कौम को कहूँगा कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने बड़ा सॉलिड एजुकेशनल सिस्टम बनाया और उसको लेके वो नीचे से ऊपर की तरफ गए बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और वो कोई भी लेजिस्लेशन करते हैं उस पर बैठते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर उस पर स्टेप बैक नहीं करते। विदाउट प्लानिंग करते हैं सारे काम। हमारे पास प्लानिंग का टाइम नहीं है, हम कहते हैं बस ठीक है हो जाएगा। हमारे बहुत सारे इदारे शायद आपस में ही प्लानिंग नहीं कर पाते कि ये प्लानिंग डिवीजन का काम है या कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लानिंग की वजह से जो है वो सारे मामले खराब होते हैं। वो लोग बड़े बैठ के उस पे थिंक टैंक बनते हैं। जैसे अब सीपैक है, सीपैक तो एक पार्ट है 1 Belt 1 Road इनिशिएटिव पे। चाइना में कमोबेश 400 थिंक टैंक्स हैं जिनमें कुछ उनके गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड हैं, कुछ उनकी यूनिवर्सिटीज़ में हैं और वो बैठ के प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग करके वो अपनी प्रपोजल्स आगे लेके आते हैं। काश कि हमारे मुल्क में ऐसे थिंक टैंक बने जो सीपैक पे प्लानिंग करें, जो हमें बताएं कि पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे करनी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर में चाइना की इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। चाइना ने हमारे मुल्क में वो चीज़ें दरियाफ्त कर ली हैं जो आज तक पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी दरियाफ्त नहीं कर सके। चाइना की अगर आप रिसर्च पढ़ें पाकिस्तान के हवाले से तो इंतहाई डीप है और इंतहाई डीप जाके उन्हें शायद यहाँ के तमाम वो चीज़ों का पता है कि किस तरह बनाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, की जाती हैं, क्रिएटिविटी कहाँ है, कहाँ कौन से लोग जो हैं वो सही हैं, कहाँ के लोग जो है वो काम ज़्यादा करते हैं, कहाँ के लोग मेहनती हैं, कम बजट में कहाँ पर कौन सा काम होता है, ये सारी प्लानिंग्स उनके पास मौजूद है। ऐसे ही वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन से नहीं चल रहे।
ऐसे ही कोई किसी की मदद या दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता जब तक उसको अपना फ़ायदा नज़र ना आए। और आप यकीन करें कि पाकिस्तानी जो है वो हर जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि उनमें टैलेंट कितना है, और ये टैलेंट अगर वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, अपने मुल्क की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें या सही जगह पे यूटिलाइज़ करें, तो आज जो पाकिस्तानी दर बदर फिर रहे हैं कि हमें नौकरियां मिल जाएं, हमें यहाँ से नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई दूसरा मुल्क आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ले, कोई दूसरा मुल्क हमें बता दे कि क्या करना है, कोई हम जो है वो खुद से बनाने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, तालीम भी हमारे पास मौजूद है, सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस वहाँ दिखाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती। मसला सिर्फ इतना सा है, सारी की सारी गेम आपके माइंड की है। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, ये आप पे मैं छोड़ती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो यही है कि अगर इतना काम पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए करें तो मेरा ख्याल है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की के जो अल्फाज कहे गए हैं ये गलत नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए। क्या कहते हैं आप? मैडम मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना वो पॉलिसीज़ देती है, हमेशा गवर्नमेंट और उन पॉलिसीज़ को आके जो है वो चलाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग मैं जिस चीज़ पे मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है पॉलिसीज़ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ रही है या एक जा रही है तो पॉलिसीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, ये बात ठीक नहीं है। आप कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी ज़रूरी है, हर सूरत में बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास जैसे चाइना ने अपने मुख्तलिफ एरियाज़ जो डेवलप किए वो एग्रीकल्चर एरियाज़ को एग्रीकल्चर और फिर उसको वैल्यू एडिशन में लेके गए, बिल्कुल ठीक, फूड प्रिजर्वेशन में लेके गए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, उनको इंसेंटिव दिए। जब यहाँ पे पाकिस्तान में इंसेंटिव देने की बात आती है उसे हम किसी और तरह से करप्शन में जोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि तोशिबा पाकिस्तान में क्यों आएगा, जब मर्सिडीज बेंज पाकिस्तान में क्यों आएगा, जब तक आप उसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं देते, आप उसे लैंड नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। चाइना बेशुमार, चाइना ने बहुत सारे मुल्कों से इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया। उन्होंने सिंगापुर इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया सूचो में, उन्होंने डोंगवान में ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया, उन्होंने जापान इंडस्ट्रियल पार्क शंघाई में बना दिया, शामिल कर लिया ना, उन्होंने सबको अपने साथ शामिल किया। अब जब सोसाइटी कॉस्मोपॉलिटन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आईफोन का आइडिया तो अमेरिका लेके आया था, उसने असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग करवाई चाइना से। आज वही कंपनी है जो कभी आईफोन को फ़ोन बना के बेच रही थी, वो कौन सी थी? वो MI थी, वो वीवो थी, वो ओप्पो थी। वही कंपनी आज वही टेक्नोलॉजी उन्होंने अमेरिका से ही सीखी है, और आज वो उन्होंने अपने आप को कैसे ग्रो कर लिया है। ऐसा ही है। ये सीखने से होता है, ये सीखने से होता है। जब तक, और सीखा इस वक्त जाता है जब आप किसी को बाहर से लेके आते हैं, आप उसे कहते हैं कि हमें बताओ कि ये काम कैसे होता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे होती है, फिर उसकी पैसिव टेक्नोलॉजी होती है, फिर पैसिव टेक्नोलॉजी के बाद उसकी जॉब्स क्रिएशन होती है। चाइना गवर्नमेंट की हमेशा जो जोर रहा है, जो कि हम लोग आज तक नहीं सीख सके, कि वो एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री लगाती थी एक जगह पे कि जहाँ पे उसके साथ उसकी पैसिव इंडस्ट्री शुरू हो जाती थी, और पैसिव इंडस्ट्री से वो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन लेते थे। बहुत सारे लोगों को उन्हीं फैक्ट्रीज में इंगेज करके वो जॉब क्रिएशन शुरू होती है, और जब वो जॉब क्रिएशन शुरू होती है तो वो आपकी इकोनॉमी की मूवमेंट है। अब चाइना की बेशुमार फैक्ट्री हैं। आज भी मैं कई दफ़ा एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि बाउ स्टील को अगर एक यूनिट लगाने के लिए कहा गया कि जी आप चुंगसान में आके एक यूनिट लगा लें, तो उसके साथ कम से कम 5 से 6 हज़ार स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वहाँ पे डेवलप की गई, जो कि लोगों को डिफरेंट किस्म की हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बना के दे रही हैं। अब स्टील इंडस्ट्री को उन्होंने कहा जी कि आपने एक मिनिमम साइड ऑफ प्रॉफिट रखना, आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखना, क्योंकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट कीजिए उन लोगों के लिए, उसकी जो पैसिव इंडस्ट्री लगे, उसकी जो बाय इंडस्ट्री लगे, उससे लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। सही। हम लोगों ने कभी ये सीखने की कोशिश नहीं की। चाइना ने तो खुद बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को ना सिर्फ इंडस्ट्री लगाने के लिए फ्री ज़मीन दी,
इंडस्ट्री लगाने के लिए उन्हें फ्री पावर दी, और हम समझते हैं कि जी चाइनीज अच्छा, बेवकूफ कुछ नहीं पाने है। के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। जी बिल्कुल, उन्होंने फिर हाँ। क्या किया, उनसे टेक्नोलॉजी ली। टेक्नोलॉजी, जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई तो आज वो जो एग्रीमेंट 5 साल का था जी कि 5 साल के लिए आप पावर फ्री है, तो वो एग्रीमेंट सारे खत्म हो गए। तो 5G से 8G तक का दौर आ चुका है। आप ये देखिए दुनिया ने कहाँ तक सफ़र कर लिया है, टेक्नोलॉजी ने कहाँ तक तरक्की कर ली है, और हम अभी लकीर के फ़कीर हैं। हम वहीं के वहीं जो है वो अड़े फंसे हुए हैं कि आज भी एक पेज खोलने के लिए हमें पेचकस ढूंढना पड़ता है। हमारे पास कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है कि जिससे आज दुनिया वहाँ पे पहुँच गई है जहाँ पर जो है वो पहुँचने का कभी ख्वाब देखा करते थे। आज जो है वो एक सीट पे बैठे आप अपना दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं, बाहर का जान सकते हैं उठे बगैर के कौन आया है गेट पर, क्या है क्या। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कहीं तरक्की करेगी। आने वाला टाइम जो है वो लेटेस्ट दौर है, आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो ये दौर में पाकिस्तान जो है वो आप कहाँ देखते हैं, और इसके लिए चाइना कितना सपोर्टिव हो सकता है? चाइना डेफिनेटली जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस वक्त वहाँ पे जो मैंने देखा है बहुत काम हो रहा है। उनकी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने विज़िट की, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और उन डिपार्टमेंट में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी ऑफिसेस खोले हुए हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उन्हीं बिल्डिंग्स में, और फिर वही पैसे रिसर्च R&D के लिए उन्हीं डिपार्टमेंट्स को देती है ताकि वो उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जो मशीनरीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, और वो उनको डेवलप करके दे, वो उनको अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी दे। तो ये तो मैंने पूरी दुनिया के ऑफिसेस देखे हैं। काश कि हमारे मुल्क में भी ऐसा हो सके कि यहाँ पे फ्यूजीटैक, सीमेंस, ABB ये सब आके अपने रिसर्च सेंटर बनाएं। हमारी सबसे बड़ी खामी है कि किसी भी सूरत में हमारे पास कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अगर हमारे पास 2 या 3 हैं तो वो अप टू दैट लेवल नहीं है, अप टू दैट लेवल नहीं, अप टू दैट स्टैंडर्ड नहीं है। उनकी टेक्नोलॉजीज़ वो उतनी अच्छी नहीं है। हमने पिटाक और PCSIR बाद जैसे कीमती इदारे जो 60s में बने थे पाकिस्तान में, हमारी बदकिस्मती है कि हमने उनको सिर्फ छोटे छोटे टेस्टों के लिए रख लिया है कि जी आप, तो काश कि हम उनको आगे बढ़ा सकते, उनको आगे ला सकते। इसी तरह हम और रिसर्च इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई रिसर्च बजट होता। इसके दरमियान में क्या चीज़ आ रही है, आड़े क्या आ रहा है, क्या मामलात हैं जो नहीं बन पा रहे, या लोगों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा, या हमारे लोग जो है, हमारी लेबर जो है वो स्टैंडर्ड में नहीं आ पा रही है, वो लेबर वहीं से वहीं है या उससे भी निचले दर्जे पर जो है वो अब आ चुकी है कि एक लेबर का भी कोई स्टैंडर्ड हुआ करता था किसी टाइम पे, अब बेचारा उनका भी स्टैंडर्ड जो है वो डाउन होके, जो लेवल और स्टैंडर्ड के लोग थे, डॉक्टर्स पढ़ते थे, इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़ते थे, क्या है आज डॉक्टर्स, क्या लेवल, क्या स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप हुए डॉक्टर्स के। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो डॉक्टर बन जाए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है, जितनी टफ़ आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, उसके बिहाफ पे आपको मिलता क्या है। तो आप ये देखिए कि ये चीज़ें कब हमने ठीक करनी है। इसमें हम पाक चाइना दोस्ती की बात करते हैं, इसमें हम कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं, आप एज एम्बेसडर जो है वो आकर ये बता देते हैं कि जी ये हो सकता है, ये सही है, ये सही है, लेकिन करना ना करना तो फिर और लोगों के मामलात है ना, वो तो चीज़ें जो है वो कहीं और से होंगी। देखिए, चाइना गवर्नमेंट ने जब अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने सबसे पहले जहाँ से शुरू किया वो शंघाई था। उसके बाद एक वक्त आया कि शेंजन, जो कि मेरी आंखों के सामने एक मछेरों की बस्ती थी जिसमें शायद 40-50 हज़ार मछेरे रहते थे, सही, आज वहाँ 1.5 करोड़ की आबादी है, और जो कि और सिर्फ शेंजन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से शायद 10 गुना ज़्यादा बढ़ी है। सही। तो चाइना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव इस तरह लिए कि उन्होंने पहले एक एरिया लिया, उसको डेवलप करना शुरू किया, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, फिर वहाँ से वो दूसरी जगह पे मूव किया, तीसरी जगह पे मूव किया। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप नकुंडी में और आप खैबर पास में और आप स्कर्दू में एक ही टाइम पे एक ही तरह के डेवलपमेंट के प्लान शुरू करें। सही। हर एरिया का एक अपना डेवलपमेंट प्लान होता है, उसके लोकल रिसोर्सेज के मुताबिक होता है। बिल्कुल ठीक। तो जब हमारे मुल्क में ऐसा होने लगता है तो हम कहते हैं जी कि वो जी ये सारा आपने एक जगह पे कंबाइन कर दिया। हम
कलेक्टिव सोच, एक नेशनल आइडियोलॉजी को हमें समझना चाहिए कि नेशंस तरक्की कैसे करती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें उसके मुताबिक अपने आप को, हमें अपने बहुत से रिसर्च सेंटर बनाने चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट। में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मुझे जी बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। चाइना का एक बहुत छोटा सा सिटी है, उसका नाम है थाइजो। अच्छा। उसके साथ एक छोटी सी काउंटी है, उसका ह्वांगियन उस काउंटी का नाम है, और वो काउंटी मेरा नहीं ख्याल कामुकी से बड़ी होगी, बहुत छोटी सी काउंटी। अच्छा। उनका अपना एयरपोर्ट है, उनका अपना, उस पूरे शहर में एक ही बिजनेस होता है और वो है मोल्ड मेकिंग। इसके अलावा पूरे शहर में सिर्फ सब्जी की दुकानें हैं और कुछ नहीं है। अच्छा। और सारा शहर एक बिजनेस कर रहा है, मोल्ड मेकिंग। और वहाँ की जो सबसे बड़ी मोल्ड मेकिंग कंपनी है, उसने खुद अपनी फैक्ट्री के साथ एक कॉलेज बनाया है जहाँ पे वो लोगों को मोल्ड मेकिंग की तरबियत दे रहे थे पिछले 20-25 साल से। अच्छा। यानी वो अपने कॉम्पिटिटर खुद पैदा कर रहे थे, और उसके बावजूद, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आज वो चाइना की रिचेस्ट काउंटी है और सिर्फ एक बिजनेस है। और इनिशिएटिव किसने लिया? काश के हमारे लोग भी ऐसे इनिशिएटिव ले सकें। हमारी बड़ी फैक्ट्रियों वाले कभी ये सोचे कि हमें अपनी ही फैक्ट्री के साथ, काश के कभी कोई लेदर इंडस्ट्री वाला ये सोचे कि हम अपनी टनरी के साथ एक ट्रेनिंग स्कूल बनाते हैं, जहाँ पे लोगों को टीच किया जाए कि जी आपने टनरी से ट्रेनिंग लेके उसके बाद आपने अपना बिजनेस कैसे करना है, आपने कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। हमारे पास इस सोच का बहुत फुकतान है। मैं बड़ी माजरत से कहूँगा, काश हम लोग खुद आगे आए, हमारी कोई बहुत बड़ी टनरी हो, उस टनरी के साथ एक कॉलेज हो, वो कॉलेज के साथ गवर्नमेंट का भी कोई इंस्टीट्यूट हो जो वहाँ पे R&D पे काम कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। फर्ज करें लेदर के केमिकल पे काम कर रहे हैं, लेदर की प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, वो कैसे सोचें कि हम इस $1.5 पर स्क्वायर फीट के काम तो हो रहा है पाकिस्तान में, इन सब चीज़ों पे काम तो हो रहा है, लेकिन उस लेवल, उस स्टैंडर्ड, या आप ये कह लें कि उतने पैमाने पे नहीं हो रहा ना। बहुत हम 50s की टेक्नोलॉजी में हैं जी। हमने आज तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई हमने इटालियन, कोई फ्रेंच यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ला के उनको ये नहीं कहा कि आप यहाँ पे सिखा दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यहाँ पे आके इन्हें काम करना सिखा दें। आप इन्हें बताइए कि $1.5 पर स्क्वायर फीट के लेदर को आप किस तरीके से $25 पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं, $20 पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं। आप कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास? हम क्या, काश के हम वैल्यू एडिशन सीख सकते हैं। हमने आज तक अगर हम कहते जी लेदर हमने एक्सपोर्ट कर दिया जी, लेदर की जैकेट्स एक्सपोर्ट कर दी जी, या रॉ लेदर एक्सपोर्ट कर दिया, कितना सही, क्या हमने आज तक उसकी वैल्यू एडिशन के बारे में सोचा है कि हम इसको इसमें और क्या क्या जिद्दत लेके आ सकते हैं? इस तरह ये एक लेदर की तो एक एग्जांपल है। वी हैव मैनी एरियाज, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमें सोचना चाहिए कि हम इसकी वैल्यू एडिशन में कैसे जाएं। और ये चीज़ें अगर हमें चाइना सिखा देता है, मैं कहता हूँ फ्रांस सिखा देता है, और कुछ नहीं तो आपको तो अच्छी बात है, कोई भी कंट्री सिखा देता है, तो हमें उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई आपके कोलैबोरेशन से आपके साथ चलना चाहता है और आपको सिखाना चाहता है तो सीखें, अच्छी बात है, सीखना तो चाहिए। इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए जिसमें पता चले कि आपने प्रोफेशनली जो है वो कहीं से ट्रेनिंग ली है, आप एक बाकायदा प्रोफेशनल हैं, और आप जहाँ पर भी जाएँ, असल में जो एक शख्स होता है ना, जो एक शख्सियत होती है, उसकी प्रेजेंटेशन से पता लगता है कि वो क्या है। और अगर आप यहाँ के हमारे प्लम्बर्स को देखें, इलेक्ट्रिशियंस को देखें, तो वो एक थैला सा हाथ में उठाए और उसमें सारे जो है वो औजार उल्टे सीधे जो है वो भर के जो है वो बस निकल पड़ते हैं और जाके जो है वो पाइप खोलते हैं। और जब वो सारे काम करते हैं तो बंदा देख के हैरान होता है क्या कर रहे हैं भाई ये, मतलब किसी को आ रहा होता है। इवन के अगर आपने एक AC ही घर में सेट करवाना हो तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या कर रहे हैं और ये कहाँ से जो है वो किस तरह से पाइप लगाएंगे और क्या करेंगे। ये वो सारी टेक्नीशियंस चीज़ें, लेवल, स्टैंडर्ड्स हैं जो डेवलप करने की पाकिस्तान में ज़रूरत है। नो डाउट अबाउट इट, आपकी बात से मैं इत्तफाक करती हूँ। लेवल्स और स्टैंडर्ड्स डेवलप जब तक नहीं होंगे तब तक हम आगे 5G की दौड़ में खड़े नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि आगे हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे आ रही है, इंसानों की तो ज़रूरत ही नहीं रहनी, हर चीज़ जो है वो इतनी लेटेस्ट हो जाएगी। तो फिर इंसान अगर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और मशीनें उसकी जगह ले लेंगी तो फिर वो भी तो इंसानों ने ही तख्लीक करनी और बनानी है, वो भी तो दिमाग से ही बनेंगी और बन रही हैं कि आने वाले दौर में उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी।
आने वाले दौर में जो है वो पहियों पे चलते हुए घर होंगे, आपको घर जो है वो ईंटों के बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखें फोल्डिंग हाउसेस जो हैं वो मिल जाते हैं। ये किसने बनाए? चाइना के। आप देख लें कि कितने हाउसेस ऐसे हैं जहाँ मर्जी आप घर ले जाएं, जिधर मर्जी जो है वो बना लें। इवन के एक एक रूम हर चीज़ वहाँ पर जो है वो डिस्प्ले दिया गया है। इस तरह के डेकोरेटेड चीज़ें जो है वो अब मार्केट में आ चुकी हुई हैं। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये बताइएगा कि अभी चले हम सी पैक की बात करते हैं। हम आपका जो सिल्क रूट है उस हवाले से बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा है, किस तरह से कितने ये तो 16 ममालिक हैं इसमें शामिल, और क्या है सारा ज़रा इसके हवाले से बता दीजिएगा। टोटली वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चूँकि चाइना का प्रोजेक्ट है तो इसमें तो 68 कंट्रीज़ हैं इस वक्त जो इंगेज है रोड ट्रैक पे और सी रूट पे। पाकिस्तान को इसके बेनिफिट्स ये मिलने चाहिए और जो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, कि बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना से बाहर मूव करेगी क्योंकि पाकिस्तान की एक्सेस गवादर और कराची दोनों पोर्ट्स के ज़रिए सेंट्रल मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के लिए बहुत इजी एक्सेस है। ठीक है, आने वाले वक्त में सी फ्रेट और सी फ्रेट टाइम ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। नो डाउट हमारी लेबर रेट भी चाइना से बहुत कम है इस वक्त। हम अगर कंपेयर करें तो चाइना में इस वक्त वेजेस बहुत हाई हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें लेने चाहिए, जिसमें बहुत सारी ऐसी ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जो वॉल्यूम प्रोडक्ट यानी कि ऐसी चीज़ें बनाती हैं कि जिनका फैलाव ज़्यादा है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा सूट करेंगी कि वो पाकिस्तान में बनाए बजाय चाइना ने जो प्लास्टिक के खरबूजे निकाले, पाकिस्तान जैसे खरबूजे तो नहीं उगा सके वो। फिर आप फ्रूट्स की बात कर लें, अभी तक ज़रूरी लिहाज से चाइना उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान है। और आप इस मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन रिसर्च और ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का प्रूव है कि अभी भी, और ये ज़मीन और मिट्टी की बात होती है, ये बात वो नहीं है कि यहाँ पे स्पेशल बीज कौन सा बना, किससे वो उगा, कैसे हुआ। ये जो एक मिट्टी की ज़रखेज़ी होती है ना, ये मिठास, ये मीठापन जो फ्रूट्स में है, जो सब्ज़ियों में फ्रेशनेस है, ये सब का सब अभी भी आप चाइना की सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ें देख लें, वो आपको साइज़ में बड़ी ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उनका कोई टेस्ट नहीं है। उनमें एक अजीब सा फीकापन है और प्लास्टिक की, ऐसे लगता है कि वो कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अभी तक डेवलप करने में चाइना कामयाब नहीं हो सका, जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने में अगर वो कामयाब हो जाता है तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत जल्द वो उगाना, लगाना, यह सब चीज़ें जो है वो सीख लेंगे कि ये क्या है। हालांकि हमारा तो ये वो होता है ना कि पाकिस्तानियों को तो जद्दी पुश्ती काम है, उनके लिए तो एक आम सी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत ख़ास बात है। आप इस चीज़ को जो है वो प्रेफर करें या ना करें, लेकिन ये उनके लिए बड़ी ख़ास बात है। आप क्या कहेंगे? आप तो चाइना में रहते हैं, चाइना की चीज़ें देखते हैं, तो अब वहाँ पे बाहर के ममालिक में अगर आप जाएं तो पाकिस्तानी फ्रूट्स और सब्जियों की डिमांड मौजूद है, पाकिस्तानी चावल की डिमांड मौजूद है, पाकिस्तानी हमारी जो दस्तकारी है, जो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें हैं, जो हमारा लेदर है, जो वुड वर्क है, उसकी सारी डिमांड्स जो हैं वो मौजूद हैं। इवन कि हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि दुनिया भर में इतना अच्छा फैब्रिक जो है वो नहीं मिलता जो पाकिस्तान से फैब्रिक जो है वो जाता है। और भी कंट्रीज़ में बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक्स हैं, लेकिन जो मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अभी ये चीज़ें उनको नहीं समझ आई कि ये कैसे बन रही हैं, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू जी। सबसे पहले कि आपने रिसेंटली एक एग्रीमेंट देखा होगा कि अंडर सी पैक एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो 5000 एकर्स पे, दिस इज़ अबाउट द रेड चिली, सुर्ख मिर्च का एक प्रोजेक्ट है कि जो सी पैक के अंडर आ रहा है और चाइना और पाकिस्तान की एक जॉइंट वेंचर है। हर सॉइल की का अपनी खूबी होती है। चाइना में भी बहुत सारे एरियाज़ बहुत सरखेज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में एरियाज़ बहुत सरखेज़ हैं, लेकिन हम उस पे प्रोडक्शन क्या ले पा रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा आने वाला जो प्रॉब्लम है वो फूड क्राइसिस है, और जो कि हमेशा आता रहता है। हम सिर्फ इतने बड़े एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद अगर चाइना से गार्लिक और जिंजर $70 करोड़ का मंगवा लेंगे, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने नाम के साथ ज़रूरी मुल्क लिखवाना बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है, हमसे तो वो बहुत अच्छे हैं कि जिन्होंने जो कम से कम पूरी दुनिया के लिए जिंजर भी उगा रहे हैं, गार्लिक भी उगा रहे हैं। हम एक ही साल में टोमेटो यहाँ पे जो होता है वो 10 रुपये किलो भी होता है, और उसी साल में वो टमाटो 200 रुपये किलो तक चला जाता है। क्या 300 तक गया? क्या हमने उसको
टोमेटो को प्रिजर्व करने का, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने का, उसके लिए कुछ साइलेज हाउसेस बनाने का, उसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाने के कोई ऐसे बंदोबस्त किए हैं जो कि दुनिया हमें करने चाहिए और दुनिया ऐसा करती है। बिल्कुल करने चाहिए। जब गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट हमेशा रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाती है जो सिर्फ ये देखती है कि किस वक्त कौन सी चीज़ को हमने कैसे सेव करना है और इसको हमने फ्यूचर के लिए कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर चाइना ने आज से 30 साल पहले अपने 1 अरब 30 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया था और पूरे तरीके से खाना खिला दिया था, तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपना ज़रूरी इनकलाब ले आए। नो मैटर कि उनके खाने का टेस्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों को पेट भर के अपने वसाइल से, हम लोग एक ज़रूरी मुल्क है लेकिन हम हर साल गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं नहीं समझता नहीं करनी चाहिए। देखिए मैडम, हमेशा पॉलिसीज़ ये होती हैं कि आप लोकली इतनी प्रोड्यूस करें। अगर हम इतना अच्छा ज़रूरी मुल्क हैं, अगर हम इतने सरखेज़ हैं, तो फिर हम क्यों इतने हैंडीकैप्ड होते हैं कि हमें ये इंपोर्ट करनी पड़ती है, गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। जबकि एक वक्त था कि जब मुश्तरका पंजाब जो था, हिंदुस्तान जब, तो सिर्फ पंजाब में इतना ज़रखेज़, इतना खाना पैदा होता था कि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को फीड कर सकता था। इतना यहाँ पे पैदावार थी। अब भी होता है। तो आज हम लोग अगर ऐसी, हमारी डायरेक्शन सेव करना नहीं आ रहा, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को प्रिजर्व करना सीखना पड़ेगा, हमें उसे वैल्यू एडिशन में हम अगर देखिए, खाली CPEC का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। CPEC का मतलब ये है कि आप वैल्यू एडिशन में कैसे जा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से पूरी दुनिया के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। जरूरी आम आपके मुल्क में पैदा होता है, लेकिन अगर आपको ड्राई मैंगो लेना पड़ जाए तो आज भी आपको थाईलैंड या मैक्सिको या शायद इंडिया का वो ड्राई मैंगो कहीं प्रिजर्व हुआ आपको मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ स्टोर्स पे मिला हुआ पड़ेगा। अगर हमने आज तक मैंगो को ड्राई करने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीखी? हमने दूसरे फ्रूट्स को, हमने आज तक 40-50 रुपए के दर्जन केला है, क्या हमने उसमें ये टेक्नोलॉजी सीखी कि इसका हमको पाउडर बनाएं, कोई इसका फ्लेवर बनाएं, कोई इसका पल्प बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं, कोई जो दुनिया में एसेंस बनाए, जो दुनिया में हम इसे बेचें, आइसक्रीम्स पे यूज़ हो रहा है, ऐसा फ्लेवर यूज़ हो रहा है। आज भी हम ठीक है, हम ज़रखेज़ हैं, लेकिन हम उस ज़रखेज़ी का क्या कोई बेनिफिट ले रहे हैं? जी। हम आज तक चाइना को हमने चलगोसा एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, हो भी रहा है। किस रूट से हो रहा है? शिनजान के रूट से हो रहा है, बाय रोड जा रहा है, जिसका पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इन टर्म्स ऑफ डॉलर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वही चलगोजा जब चाइना जाता है, चाइना ने आपके उस चलगोजे से ऐसी ऐसी मेडिसिन बना दी है, ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं। जो चलगोज़ा पिछले कुछ साल से एकदम इतना महंगा हो रहा था, उसकी वजह पाकिस्तान नहीं था, उसकी वजह चाइना था कि चाइना ने उसी चलगोज़े को वैल्यू एडिशन में लेके गया। उस पर लिखा हुआ है कि दिस पाइन नट इज फ्रॉम पाकिस्तान, उसको डीशेल किया गया, उसको फ्लेवर किया गया। आपकी सारी बातें बिल्कुल और बहुत थोड़ी सी मिकदार में एक बड़ी कीमती, एक बहुत अच्छी प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो क्या ये चीज़ें पाकिस्तान, हम लोग नहीं सोच सकते? क्या हमें ये सोचनी आती कि हम भी इस तरह के प्रोसीजर में जा सकते हैं? बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर अली साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बीइंग एम्बेसडर चाइना ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमें बताई भी, सिखाई भी और बात भी की कि पाकिस्तानियों को किस तरह से जो है वो चाहिए कि वो अपने आप का लेवल स्टैंडर्ड डेवलप करें, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, कुछ लेटेस्ट देखें कि अब ये सिर्फ उगाने तक बात ना रहे कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, बल्कि ज़रूरी मुल्क से आगे की भी प्लानिंग की जाए ताकि हम उन ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकें जिन्हें लोग तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। तरक्की ऐसे नहीं होती, तरक्की आपके माइंड से होती है। जब तक आप अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर नहीं जाते और चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं करते, जब हर तस्वीर के रुख का नेगेटिव पहलू देखा जाएगा तो उस वक्त तरक्की की रास्ता है उसमें रुकावट आ जाती है। तो लिहाजा तरक्की अगर करनी है तो पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सिंसेरिटी,
उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी बड़ी चीज़ कि आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए पेश होंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्किल्स सीखने पड़ेंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।